हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास की फिजिक्स का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इस चैप्टर की कुछ इम्पॉर्टेंट बातें समझने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे मेजरमेंट की, नीड फॉर मेजरमेंट की और द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट यानी द मेजरिंग प्रोसेस की आज हम बात करेंगे। यानी क्या तरीका है मेज़र करने का, फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेज़र करने का क्या मेथड है, क्या तरीका है, उसकी बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मेज़रमेंट की। व्हाट इज़ मेज़रमेंट? मेज़रमेंट को जानने की कोशिश करते हैं कि मेज़रमेंट क्या होता है। मेज़रमेंट इज़ नेसेसरी टू डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, टू कंपेयर टू सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड टू प्रूव फिजिकल लॉज और इक्वेशंस। तो मेज़रमेंट क्यों ज़रूरी है, सबसे पहले ये जानिए मेज़रमेंट क्यों ज़रूरी है। मेज़रमेंट इज़ नेसेसरी टू डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। एक फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को डिटरमिन करने के लिए मेज़रमेंट की नीड होती है, मेज़रमेंट नेसेसरी है। एक फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को निर्धारित करने के लिए मेज़रमेंट बहुत नेसेसरी है, बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। टू कंपेयर टू सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज़, दो एक समान फिजिकल क्वांटिटीज़ को कंपेयर करने के लिए मेज़रमेंट की आवश्यकता होती है। मेज़रमेंट ही वो प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम ये बताते हैं कि टू फिजिकल क्वांटिटीज़, जो सेम नेचर की जो टू फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, उनमें से विच क्वांटिटी इज़ ग्रेटर, विच क्वांटिटी इज़ स्मॉलर, आइदर both the quantities are similar, either both the quantities are equal or not। इस तरीके से हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं टू फिजिकल क्वांटिटीज़ को कि दोनों फिजिकल क्वांटिटीज़ इक्वल हैं या दोनों फिजिकल क्वांटिटीज़ में से एक फिजिकल क्वांटिटीज़ दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ से ग्रेटर है या दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटीज़ से स्मॉलर है। इस तरीके से हम उनके बीच में कंपेयर करते हैं और ये कंपैरिजन कैसे होती है, मेज़रमेंट के माध्यम से ही होती है। मेज़रमेंट ही वो प्रोसेस है जिसकी हेल्प से हम टू सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज़ को कंपेयर कर सकते हैं। मेज़रमेंट के माध्यम से ही, मेज़रमेंट की हेल्प से ही हम क्या कर सकते हैं, हम प्रूव कर सकते हैं फिजिकल लॉज को और फिजिकल इक्वेशंस को, फिजिक्स की इक्वेशंस को हम मेज़रमेंट की हेल्प से प्रूव कर सकते हैं। और फिजिक्स में जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उन एक्सपेरिमेंट्स में भी मेज़रमेंट की ही नीड होती है। तो देखिए, द प्रोसेस ऑफ मेज़रमेंट इज़ बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। जो मेज़रमेंट का प्रोसेस है वो बुनियादी रूप से कंपैरिजन का प्रोसेस है, कंपैरिजन का प्रोसेस है। यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में तुलनात्मक अध्ययन, उनके बीच में कंपेयर करने का जो प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को मेज़रमेंट कहा जाता है। ये साफ साफ बताया गया है कि द प्रोसेस ऑफ मेज़रमेंट इज़ बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। मेज़रमेंट का प्रोसेस बेसिकली कंपैरिजन का प्रोसेस है। तो मेज़रमेंट कंपैरिजन होता है टू सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज़ का या मोर देन टू सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज़ का। तो मेज़रमेंट के माध्यम से हम क्या करते हैं, हम ये बताना चाहते हैं कि एक फिजिकल क्वांटिटी जो हमको मिली है उसकी साइज़ कितनी है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, ये सारी चीज़ें हम मेज़रमेंट की हेल्प से बता पाते हैं। देखिए, नीड फॉर मेज़रमेंट, मेज़रमेंट की क्या आवश्यकता है, क्यों ज़रूरी है मेज़रमेंट। Physics, like other branches of science, requires experimental studies which involve measurements। दूसरी सभी साइंस की तरह फिजिक्स भी एक ऐसी साइंस है जिसको एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ करनी पड़ती है, और फिजिक्स में जो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ करनी पड़ती हैं, उस एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ को करने में मेजरमेंट की बहुत आवश्यकता पड़ती है। फॉर the measurement of a physical quantity, we consider a constant quantity of same nature as a standard, and then we compare the given quantity
with the standard quantity. That is, we find the number which expresses how many times the standard quantity is contained in the given physical quantity. तो नीड क्या है मेजरमेंट की? मेजरमेंट की नीड बताया गया कि फिजिक्स like other branches of science requires experimental studies which involve measurements. दूसरी सभी साइंस की तरह साइंस की जो दूसरी अन्य ब्रांचेस हैं, साइंस की उन अन्य ब्रांचेस की तरह फिजिक्स को भी एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ की रिक्वायर होती है और उस एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ के लिए मेजरमेंट फिजिक्स में इन्वॉल्व है। मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है, मेजरमेंट भी इन्वॉल्व किया गया है फिजिक्स में। फॉर द मेजरमेंट, मेजरमेंट के लिए क्या बोला गया? फॉर द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, एक फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए वी कंसीडर अ कांस्टेंट क्वांटिटी ऑफ सेम नेचर एज अ स्टैंडर्ड। हम क्या करते हैं? हम एक कांस्टेंट क्वांटिटी को, सेम नेचर की कांस्टेंट क्वांटिटी को एक स्टैंडर्ड के रूप में मानते हैं एंड देन वी कंपेयर द गिवन क्वांटिटी विद द स्टैंडर्ड क्वांटिटी। फिर हम उस गिवन क्वांटिटी की कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी से, दैट इज वी फाइंड द नंबर which expresses how many times the standard quantity is contained in the given physical quantity। यानी हम उस नंबर को एक्सप्रेस करते हैं जो नंबर हमें बताता है कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी टाइम्स आई है उस गिवन क्वांटिटी में, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी टाइम्स आई है उस गिवन क्वांटिटी में जिसकी हम कंपेयर कर रहे हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी से। तो ये प्रोसेस है मेज़रमेंट का। मेज़रमेंट की यही नीड है इसी कारण से, क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे तब हम एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ कर पाएंगे फिजिक्स का, और जब हम फिजिक्स का एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ कर पाएंगे तब हम फिजिक्स को अच्छी तरीके से, फिजिक्स का एकदम प्रिसाइज स्टडी कर पाएंगे, एकदम ठीक स्टडी कर पाएंगे। और जब हम ठीक स्टडी कर पाएंगे तो फिज़िक्स जो एक बुनियादी साइंस है वो और ज़्यादा पुख्ता हमको सबूत देगा, एकदम पक्के एक्सपेरिमेंट्स देगा, पक्के सबूत देगा कि ऐसा करने से ये होता है, इस नेचुरल फिनोमेना से ये आपका रिज़ल्ट आपको मिलता है। इस तरीके से फिजिक्स हमको ये सबूत देगा। तो देखिए कुछ बताया गया है आपके नीड फॉर मेजरमेंट के बारे में, तो उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, फिजिक्स एज वी नो इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। जैसा कि हम जानते हैं फिजिक्स साइंस की वो ब्रांच है जो नेचर और नेचुरल फिनोमेनन की स्टडीज करती है। यानी फिजिक्स साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम नेचर की स्टडी करते हैं, नेचर में होने वाली परिघटनाओं की स्टडी करते हैं। तो देखिए, फॉर अ प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी सच फिनोमेना मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटीज इन्वॉल्व इज एसेंशियल। तो ऐसी किसी भी नेचुरल परिघटना या नेचुरल फिनोमेना की स्टडी करने के लिए, उसकी एकदम ठीक स्टडी करने के लिए, ठीक अध्ययन करने के लिए मेज़रमेंट बहुत ज़रूरी है। फिजिक्स में मेज़रमेंट की आवश्यकता बहुत ज़्यादा हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए देखिए, एवरीबडी व्हेन फ्री फॉल्स डाउन टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ। कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ अगर वो फ्री कर दी जाए स्पेस में तो वो अर्थ की तरफ गिरेगी। टू अंडरस्टैंड दिस नेचुरल फिनोमेना, इस नेचुरल फिनोमेना को समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड दिस नेचुरल फिनोमेना वी मस्ट नो व्हाई द बॉडी फॉल्स। हमें ये अवश्य जानना चाहिए कि बॉडी क्यों गिरती है। इस नेचुरल फिनोमेना को समझने के लिए, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें ये अवश्य ही जानना चाहिए कि कोई वस्तु अर्थ की तरफ या अर्थ के सेंटर की तरफ क्यों अट्रैक्ट होती है। विद व्हाट वेलोसिटी डज द बॉडी फॉल, और वह बॉडी किस वेलोसिटी से फॉल करती है। इज दिस
वेलोसिटी अ कांस्टेंट, क्या यह वेलोसिटी कांस्टेंट है? व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच द ग्राउंड, और ग्राउंड तक पहुंचने में बॉडी को कितना टाइम लगता है? डज दिस टाइम डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द बॉडी, क्या ये टाइम बॉडी के मास पे डिपेंड करता है? इज द टाइम अ फंक्शन ऑफ हाइट ऑफ द बॉडी, क्या जो टाइम है वो बॉडी की हाइट का एक फंक्शन है? इज द टाइम अ फंक्शन ऑफ हाइट ऑफ द बॉडी, क्या टाइम बॉडी की हाइट का फंक्शन है? एंड सो ऑन। और इसी टाइप से बहुत से क्वेश्चंस हैं जो हमारे माइंड में उठते हैं और उनका हमें आंसर ढूंढना होता है। टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस, मेजरमेंट्स ऑफ डिस्टेंस, टाइम, मास एटसेट्रा आर एसेंशियल। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स देने के लिए हमें अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ का मेजरमेंट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल डिस्टेंस का मेजरमेंट करना पड़ता है, टाइम का मेजरमेंट करना पड़ता है, मास का मेजरमेंट करना पड़ता है। इसी टाइप से अन्य फिजिकल क्वांटिटीज़ का मेजरमेंट करना पड़ता है। इन ऑलमोस्ट एवरी फिजिकल सिचुएशन, लगभग प्रत्येक फिजिकल सिचुएशन में, इन ऑलमोस्ट एवरी फिजिकल सिचुएशन वी रियलाइज द नेसेसिटी ऑफ मेजरमेंट। लगभग सभी फिजिकल सिचुएशंस में हमें मेजरमेंट की आवश्यकता महसूस होती है। फॉर एग्जाम्पल, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लोज बाय कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी। एक इलेक्ट्रिक बल्ब जलता है, ग्लो करता है, चमकता है, कब? जब वो कंज्यूम करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लोज बाय कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी विच कॉस्ट्स अस। लेकिन वो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी हमें कितनी कॉस्ट की पड़ेगी, उसकी कॉस्ट हमारे लिए कितनी होगी? मेजरमेंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इज अ मस्ट। और ये पता लगाने के लिए कि कितनी उसकी कॉस्ट होगी, हमें उस एनर्जी का मेजरमेंट करना पड़ता है। तो देखिए, मेजरमेंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इज अ मस्ट इफ समवन इज हैविंग फीवर। अगर किसी को बुखार है, इफ समवन इज हैविंग फीवर, अगर किसी को बुखार है, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज एसेंशियल। तो बॉडी का टेम्परेचर मेजर करके पता लगाना पड़ेगा भाई कि कितना टेम्परेचर है बॉडी का, कि वो बुखार उसको किस टेम्परेचर के किस लेवल तक बुखार है। तो टेम्परेचर का यहाँ पे मेजरमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो बायोलॉजी में भी मेजरमेंट यानी फिज़िक्स की नीड बहुत ज़्यादा है, ये आप समझ सकते हैं। Thus we find that the observations and measurement form the backbone of physics। इस प्रकार हम देखते हैं कि ऑब्जर्वेशंस और मेजरमेंट फिजिक्स की बैकबोन है, फिजिक्स की रीढ़ की हड्डी है। तो मेजरमेंट कितना आवश्यक है ये आपने जाना। अब हम स्टडी करते हैं द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट का क्या प्रोसेस है? द मेजरिंग प्रोसेस भी बोल सकते हो आप इसको। तो देखिए, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट? द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग टू पैरामीटर्स। यहाँ पे कहा गया है आपको द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। कोई फिजिकल क्वांटिटी जो हमें दी गई है, मान लीजिए क्वेश्चन में दी गई है, क्वेश्चन में हमें मान लीजिए कोई फिजिकल क्वांटिटी दी गई है, तो उस फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट का जो रिजल्ट है, उस फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट का जो रिजल्ट है इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग टू पैरामीटर्स। उस रिजल्ट को हम टू पैरामीटर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और ये टू पैरामीटर्स कौन कौन से हैं, ये टू मेथड्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट, द यूनिट इन विच द क्वांटिटी इज बीइंग मेजर्ड। पहला है यूनिट, जिस यूनिट में क्वांटिटी को मेजर करना है वो यूनिट। एंड सेकंड, द न्यूमेरिकल वैल्यू।
the numerical value which expresses how many times the above selected unit is contained in the given quantity या given physical quantity। और दूसरी बात, वो न्यूमेरिकल वैल्यू विच एक्सप्रेसेस, जो ये व्यक्त करती है, जो एक्सप्रेस करती है कि हाउ मैनी टाइम्स द अबव सेलेक्टेड यूनिट इज कंटेन्ड इन द गिवन क्वांटिटी। जो क्वांटिटी हमको मिली, जो फिजिकल क्वांटिटी हमें दी गई है क्वेश्चन में या जिसका हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उस फिजिकल क्वांटिटी में जो हमने सेलेक्ट की यूनिट, जो हमने यूनिट सेलेक्ट किया, वो कितनी बार उसमें आया है, ये चीज तो वो बताता है। जो कितनी बार, जैसे मान लीजिए 5 टाइम्स, तो 5 न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई। इस तरीके से 10 द मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड एज, इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, जो फिजिकल क्वांटिटी है उसके मैग्नीट्यूड को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इस तरीके से। किस तरीके से? इस तरीके से कि फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। इस तरीके से कि इक्वेशन के रूप में हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। और हम ये भी कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्वांटिटी, क्वांटिटी मीन्स फिजिकल क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्वांटिटी इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई साइज ऑफ इट्स यूनिट। अब देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्वांटिटी को हम Q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू को हम N से, और साइज ऑफ यूनिट, साइज ऑफ द यूनिट को हम U से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दस वी कैन राइट दैट Q इज इक्वल टू NU, Q इज इक्वल टू NU। ये NU आपको क्या करता है, मैग्नीट्यूड देता है एक फिजिकल क्वांटिटी का। देखिए, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्वांटिटी रिमेन्स द सेम, एज वी नो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्वांटिटी रिमेन्स द सेम whatever may be the units of its measurement। एक फिजिकल क्वांटिटी का जो मेजरिंग यूनिट, उसको मेजर करने का जो यूनिट है, वो यूनिट चाहे कुछ भी हो, उसका मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। साफ साफ ये बात आपको याद रखनी है माइंड में कि मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्वांटिटी रिमेन्स द सेम whatever may be the units of its measurement। एक फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने का यूनिट, उसको मेज़र करने के लिए हम चाहे किसी भी यूनिट का यूज़ करें, मान लो हम 2 डिफरेंट यूनिट्स का यूज़ कर रहे हैं एक फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए, तो उस फिजिकल क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम रहेगा, सेम रहेगा। हाँ, देखने में आपको न्यूमेरिकल वैल्यू डिफरेंट लग सकती है, देखने में यूनिट डिफरेंट लग सकता है, बट उसका जो मैग्नीट्यूड है एक फिजिकल क्वांटिटी का, उसका जो साइज है, उसकी जो क्वांटिटी है, वो सेम रहेगी, वो सेम रहेगी। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, एक जग में 1 लीटर वाटर लिया, तो 1 लीटर वाटर लिया, तो वाटर जग में जो है वो 1 लीटर है। अब आप देख लो जग में कितना वाटर है, ठीक है। अब उसको आपने लीटर से मेज़र किया, तो आपके पास आंसर आया कि ये वाटर कितना है, 1 लीटर है। अब उसी वाटर को आप दूसरे मेज़रमेंट, दूसरे यूनिट की हेल्प से, यानी कि मिलीलीटर यूनिट का यूज़ करके उसको मेज़र करोगे। तो जब आप मिलीलीटर यूनिट का यूज़ करके उसको मेज़र करोगे, तो आप देखोगे 1000 मिलीलीटर वाटर है। वाटर तो 1000 मिलीलीटर आपके पास आ गया आंसर, बट जग में जितना पानी है, जग में जितना वाटर है, वो कम ज़्यादा तो नहीं हुआ, वो सेम क्वांटिटी बनी रही। इसका मतलब है 1 लीटर, अगर हम लीटर यूनिट यूज़ कर रहे हैं उस जग वाले वाटर को मेज़र करने के लिए, तो वाटर की क्वांटिटी उतनी ही है। और जब हम उस सेम वाटर को, उसको ना, उस वाटर में से कुछ ना आप निकालोगे ना उसमें जोड़ोगे, तो उस सेम वाटर को जब आप दूसरा यूनिट यूज़ कर रहे हो, कौन सा, मिलीलीटर, और मिलीलीटर की हेल्प से जब आप उसको मेज़र कर रहे हो,
तो उसका आंसर 1000 मिलीलीटर तो आया, बट वाटर तो उतना ही है, वाटर उतना ही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि जो क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, वो सेम रहेगी, वो कम ज़्यादा नहीं होगी, घटेगी बढ़ेगी नहीं, इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगी, चाहे आप कोई सा भी यूनिट यूज़ करो उसको मेजरमेंट करने के लिए। देखिए, वाइल एक्सप्रेसिंग अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, जब आप एक फिजिकल क्वांटिटी के एक डेफिनेट अमाउंट को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, इट इज़ क्लियर दैट एज द यूनिट u changes, the magnitude n will also change, but product nu will remain same। जब भी आप किसी डेफिनेट फिजिकल क्वांटिटी का मेजर कर रहे होते हैं तो ये एकदम क्लियर है, स्पष्ट है कि जब u चेंज होगा, यानी आप उसका यूनिट चेंज करोगे, तो उसका मैग्नीट्यूड यानी n, जो न्यूमेरिकल वैल्यू n है, वो भी चेंज होगी। लेकिन इनके चेंज होने से जो प्रोडक्ट है nu, यानी जो हमें क्या बताता है, मैग्नीट्यूड बताता है फिजिकल क्वांटिटी का, वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट रहेगा। दस वी कैन राइट nu इज इक्वल टू कांस्टेंट। nu कांस्टेंट है। इफ nu इज कांस्टेंट देन हम कोई अदर यूनिट लेते हैं, मान लीजिए हमने n1 अदर यूनिट लिया हमने u1, तो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई n1, तो n1 u1 भी कांस्टेंट होगा। हम कोई और थर्ड यूनिट ले लेते हैं, मान लीजिए हमने जो यूनिट लिया वो है u2, अगर हम u2 यूनिट लेते हैं तो हमारी की न्यूमेरिकल जो वैल्यू है वो भी चेंज होएगी, और वो न्यूमेरिकल वैल्यू बन गई n2, तो n2 u2 भी कांस्टेंट होगा, दोनों ही कांस्टेंट हो गए, यानी n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहेंगे। अब फिजिकल क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो q है, मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी q, तो q इज इक्वल टू n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब आप एक चीज़ ध्यान रखिए, मान लीजिए वी हैव गिवन अ लाइन सेगमेंट ए बी, मान लीजिए एक हमें ए बी लाइन सेगमेंट गिवन है। अब हमें इस लाइन सेगमेंट ए बी का मेजरमेंट करना है, इसको हम यूनिट मीटर लेके मेज़र करते हैं, तो हम पाते हैं कि ए बी की जो लेंथ है वो 1 मीटर है, 1 मीटर, इसकी जो लेंथ हुई ए बी इज इक्वल टू 1 मीटर। हमने ए बी की लेंथ को मेज़र किया मीटर यूनिट लेके, जब हम मीटर यूनिट लेके इसका मेज़र करते हैं तो हम देखते हैं कि ए बी की जो लेंथ आई वो कितनी है, 1 मीटर। अब हम दूसरा यूनिट लेते हैं सेंटीमीटर, जब हम सेंटीमीटर यूनिट लेते हैं तो हम देखते हैं कि ए बी की लेंथ कितनी है, 100 सेंटीमीटर, ए बी की लेंथ कितनी आ गई, 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर क्या है, ए बी तो है, यानी 100 सेंटीमीटर में आंसर आया, तो ये आंसर ए बी तो है, ए बी छोटी और बड़ी तो नहीं हो गई, ए बी जितनी पहले थी उतनी ही अब है, यानी 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर दोनों इक्वल हैं। अब देखिए आपका जो 1 है ये n1 है न्यूमेरिकल वैल्यू, और मीटर है ये u1 है, u1 यूनिट यहाँ पे मीटर है जो u1 है, और दूसरे केस में 100 आपका n2 है और यूनिट है आपका u2, n2 100 है और u2 जो आपका सेकंड यूनिट है वो है सेंटीमीटर। तो आपने क्या देखा यहाँ पे, आपको ये पता है मीटर बिगर यूनिट है और सेंटीमीटर स्मॉलर यूनिट है। मीटर बिगर यूनिट है, क्यों बिगर यूनिट है, क्योंकि जब आप देखोगे मीटर स्केल तो लगभग अप्रॉक्सीमेटली इतना 1 मीटर होता है, और सेंटीमीटर इतनी सी, इतना 1 सेंटीमीटर होता है। तो सेंटीमीटर स्मॉल यूनिट है, मीटर
बिगर यूनिट है। इस तरीके से अब आप समझ गए, मीटर बिगर यूनिट है, सेंटीमीटर स्मॉलर यूनिट है। तो जब बिगर यूनिट हो रहा है तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आ रही है, लेस आ रही है, कम आ रही है, छोटी आ रही है। और जब स्मॉलर यूनिट यूज हो रहा है तो न्यूमेरिकल वैल्यू ग्रेटर हो रही है, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा आ रही है, न्यूमेरिकल वैल्यू अधिक आ रही है। तो इससे हम एक डिसीजन लेते हैं, यानी हमें एक साफ साफ बात इस एक्सपेरिमेंट से पता चलती है। क्या पता चलती है कि अगर यूनिट बिगर होगा, अगर यूनिट बिगर होगा तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू स्मॉलर होगी, और अगर यूनिट स्मॉलर होगा तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बिगर होगी। ये चीज़ आप समझ गए, ये चीज़ आप समझ गए। तो आप ये कह सकते हो कि N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू U2 अपॉन U1। इस तरीके से आप कह सकते हो। क्यों कह सकते हो? क्योंकि आपको पता है N1 U1 इजकल टू N2 U2। अब आप क्या करते हो, N1 को यहाँ से हटा के यहाँ ले आते हो और U1 को इसके अपॉन में ले जाते हो। तो आप क्या देखते हो, N1 अपॉन N2 इजकल टू U2 अपॉन U1। ये आपने देखा। इससे हमें ये पता चला कि इफ बिगर यूनिट इज यूज्ड देन इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू विल बी लेस और स्मॉलर, एंड इफ smaller unit is used then its numerical value will be greater or bigger। तो अब हमें ये चीज़ याद रखनी है कि if first unit is greater than second unit then the numerical value of first unit will be smaller than the numerical value of second unit। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। सिंपली आप बोल सकते हो कि if U1 is greater than U2 then N1 will be smaller than N2। That implies a bigger unit is contained a smaller number of times in the quantity and vice versa। और इसका अपोजिट भी यही होगा। तो आज के लिए इतना ही, आज इतनी ही स्टडी करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और अच्छा और गहरा और फिजिक्स की अच्छी बातें, जो इस चैप्टर की बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातें हैं, उन्हें ज़रूर सीखेंगे और गहराई तक जाएंगे, ताकि फिजिक्स कोई हार्ड और कोई ख़तरनाक चीज़ ना रहे, बल्कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और लविंग चीज़ बन जाए हमारे लिए, ताकि फिजिक्स में इंटरेस्ट हमारा बढ़े और हम अच्छे से हर चीज़ को सीख सकें। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।